धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के माध्यम से रखते हैं। तो आप सभी का आज के स्पेशल लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज का टॉपिक हमने रखा है यूक्रेन रशिया में लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के मायने क्या हैं और उस लड़ाई के जरिए हजूर महाराज जी की सोच को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप समझ पाएँ तो कोशिश कीजिएगा समझने की। तो 1-2 मिनट हम और इंतज़ार कर लेते हैं, फिर हम शुरुआत करते हैं इसकी कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। ये सारी जगह आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि साइड बाय साइड हमारे यहाँ जश्न का माहौल भी है। हर नाम चर्चाओं में जश्न मनाया जा रहा है। बठिंडा से और हमारे यहाँ सिरसा में भी कई जगहों पे, आपको सच कहूँ में भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जगहों पे दिए जगाए जा रहे हैं, जागो निकाली जा रही है। अब ये नहीं पता है ये हजूर महाराज जी के फरलो मिलने की खुशी में है या फरलो ख़त्म होने की खुशी में है, तो ये नहीं पता है। क्योंकि जब मिली थी तब तो कुछ करने नहीं दिया गया, और जब ख़त्म होने वाली है तब सारे धूम धड़ाके से मना रहे हैं। इट मीन्स शायद ख़त्म होने की खुशी है ये, कि दोबारा जेल चले जाएंगे। इस खुशी में ये सब सेलिब्रेशन चल रहा है। और ये सेलिब्रेशन आपकी मर्ज़ी से ना चल के अगर किसी व्यक्ति विशेष की मर्ज़ी से होगा, मतलब किसी की मर्ज़ी होगी तो आप खुश होंगे और किसी की मर्ज़ी होगी तो आप उदास हो जाएंगे। अगर इस तरह से चल रहा है तो आप समझ जाइए भी आप गुलामी के क्षेत्र में चल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो ये रूस और इसका यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और जो भी लोग इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज़ देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, या जिनको भी मतलब खबरें ढूंढने का, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कूटनीति चल रही है, इस कूटनीति को समझने में सब में जो भी दिलचस्पी रखते हैं उनको शायद समझ आएगा भी ये दौर क्या है। और वर्ल्ड में कोई भी लीडर होता है, कोई भी वर्ल्ड का लीडर बनता है, जैसे रशिया में फ़िलहाल व्लादिमीर पुतिन हैं, या जो बाइडेन हैं, या इंडिया में नरेंद्र मोदी हैं, चाइना में हैं, नाम भूल गया उनका, और इधर जिनपिंग, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में किम जोन है। ऐसे बहुत सारे लीडर्स अलग अलग हैं जो निकल कर आए हैं। और हर लीडर के पीछे एक सोच होती है। हर लीडर एक सोच के साथ खड़ा होता है, और उसकी सोच उसके जीवन में कितना बड़ा रूप ले पाती है ये डिपेंड करता है। अब आप जैसे भी स्तर पे हैं, लेकिन मेरा मकसद या हमारा मकसद ये आपको समझाने का है कि हजूर पिताजी भी एक तरह के पब्लिक लीडर, स्पिरिचुअल लीडर कह सकते हैं हम उसे, आध्यात्मिक गुरु हैं। तो अंग्रेजी भाषा में स्पिरिचुअल मेंटर लीडर कहा जा सकता है। उनकी भी एक सोच है, और उस सोच को आप रशिया और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध के नज़रिए से समझने की कोशिश करिए। तब आपको समझ आएगा कि हजूर पिताजी किस जगह पे, किस स्तर पे सोच रहे हैं, और कैसे अपनी साथ संगत को वहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज शायद आप जब इस स्टेज पे आए, जिस स्टेज पे आज हैं, तो आपको शायद समझ में आए ये हजूर महाराज का जेल जाना। क्योंकि संतों का कष्ट झेलना कोई बहुत बड़ी त्रासदी को रोकना होता है। तो उस नज़रिए से हम देखेंगे। किसी बहन का शायद मैसेज है कि उनका बेटा या उनका परिवार से कोई वहाँ यूक्रेन में फंसा हुआ है। तो हम याद रखिएगा, आखिर में जब हम प्रोग्राम समाप्त करेंगे, लोग ज़्यादा जुड़े होंगे तो हम इस अरदास ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हम शुरुआत करते हैं इसको समझने की। सबसे पहले समझिए यूक्रेन और रशिया में मसला क्या है, और इसके साथ साथ हम आपको इंडिया का भी समझाएंगे, और इंडिया से डेरे का भी समझाएंगे क्या मसला है। दरअसल दुनिया दो तरह से चलती है, एक है पैसे से और एक है सोच से। पैसा क्या है? वेस्टर्न जो पश्चिमी क्षेत्र है, अमेरिका, यूरोप वगैरह, ये सब कोई
जो अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ये सब यहाँ ज़्यादातर पैसे का बोलबाला है, उतना सोच का नहीं है जितना पैसा चलता है। मतलब ये लोग पैसा कमाने पे फोकस ज़्यादा करते हैं। जबकि जब आप ईस्टर्न में आओगे, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सब जो देश है ये एक सोच पे चलते हैं। तो पुराने समय में जब आपने किसी ने देखा हो तो 2 संस्थाएं चलती थी वर्ल्ड में, CIA और KGB। उस टाइम में KGB जो रशिया की संस्था थी, उसके एक सिपाही का नाम था व्लादिमीर पुतिन, जो आज रशिया के प्रेसिडेंट हैं। चलो इतनी लंबी स्टोरी में हम ना जाएं, इसके आगे हम चलते हैं। रशिया और यूक्रेन इसी तरह हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान है। यूक्रेन के बॉर्डर पे 2 शहर ऐसे हैं जो यूक्रेन की सरकार का विरोध करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में आ जाएं तो इंडिया में अगर पंजाब को ले लें, और पंजाब में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जैसे जो खालिस्तान, प्रो खालिस्तान है, जो इंडिया की सरकार का विरोध करके एक अलग देश की मांग करते हैं। इसी तरह यूक्रेन में भी 2 ऐसे शहर हैं या 2 ऐसे स्टेट कह लीजिए जो यूक्रेन की सरकार का विरोध करके अपने आप को रशिया का वासी समझते हैं। और अगर इंडिया में हम आएँ तो भी अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा है जो अपने आप को चाइना का निवासी समझता है। इस तरह का कुछ वहाँ पे झगड़ा है। अब रशिया ने क्या किया, उस शहर को छुड़ाने के बहाने यूक्रेन की पकड़ से यूक्रेन पे हमला बोल दिया, जो ये दुनियावी तौर पे दिख रहा है। ठीक उसी तरह 1984 में जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, उस टाइम भी ये इस तरह की न्यूज़ थी कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पंजाब को छुड़ाने के लिए इंडिया पे हमला बोल सकती है। ये उस समय के अनुमान के मुताबिक ब्लू स्टार हुआ था, इंडियन आर्मी ऑपरेशन 1984 में। मतलब क्या है कि जब भी किसी देश में लोकतंत्र पनपता है, एक प्रजातंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। अब चाइना में प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र है, एक लोकतंत्र होता है। अब चाइना में और रशिया में राजतंत्र है, जहाँ पे एक ही व्यक्ति जब तक मरेगा नहीं तब तक राष्ट्रपति रहेगा। इंडिया में लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब समाज में बहुमत के हिसाब से सरकार चलती है, भी ज़्यादा लोग किसके पक्ष में हैं। ऐसे में जो कमज़ोर लोग हैं या कम गिनती के लोग हैं वो अक्सर विरोध में खड़े हो जाते हैं। भी हमारा मेजॉरिटी तो नहीं है देश के अंदर, लेकिन वो कम गिनती में दिखाई देते हैं, वो अक्सर विरोध करते हैं। जैसे हम इंडिया में कह सकते हैं प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सोच मेजॉरिटी सोच से मिलती नहीं है। ऐसे हम कश्मीर का कुछ हिस्सा कह सकते हैं, भी ये चलता है। अब इस सोच के हिसाब से यूक्रेन और रशिया चलता है, और रशिया ने उस 2 शहरों को छुड़ाने के बहाने यूक्रेन पे हमला कर दिया। दुनिया को पता है कि रशिया क्या कर रहा है, लेकिन यूक्रेन को भी पता है कि रशिया क्या कर रहा है, लेकिन रशिया का मीडिया है, रशिया ये साबित करने पे तुला है कि हम तो इन 2 शहरों को छुड़ा रहे हैं। मसला यहाँ नहीं है, मसला आप इंडिया में आ जाइए। और इंडिया में जब आप पंजाब में और पंजाब से हरियाणा में हजूर पिताजी तक आएंगे, तब आपको सोचना शुरू करना है कि आज इंडिया कहाँ खड़ा है। इंडिया एक तरफ रशिया से बहुत बड़े अमाउंट में हथियारों का बिजनेस करता है, मतलब हथियार खरीदता है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अमेरिका का भी साथी है। तीसरी तरफ चाइना से खींचतान चल रही है, और चौथी तरफ पाकिस्तान से भी खींचतान चल रही है। मतलब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं लोगों के विरोध में। अब इंडिया ऐसी पोजीशन में है, ना तो वो रशिया के लिए हाथ आगे बढ़ा सकता है, ना ही अमेरिका के लिए। और चाइना रशिया के साथ खड़ा है, अमेरिका के विरोध में खड़ा है। अज्यूम कीजिए, और अज्यूम क्या कीजिए, पूरी दुनिया इस चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रही है कि अगर आज इंडिया रूस के या यूक्रेन में से किसी एक के पक्ष में नहीं बोलता, कल को जो आज रूस यूक्रेन के साथ कर रहा है, कल को चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया के साथ करेंगे, तो इंडिया का साथ कौन देगा। मतलब अगर कल को प्रो खालिस्तान या अरुणाचल प्रदेश या कोई ऐसा संगठन, विद्रोही संगठन, कश्मीर, खालिस्तान, ये सब मिलके अगर एक विद्रोह जनरेट करे और चाइना और पाकिस्तान मिलके क्या करें, भी इसको सपोर्ट करें और ये दिखाएं कि हम इंडिया पे हमला नहीं कर रहे, हम तो इन लोगों को आज़ाद करवा के इनका अलग देश बनाना चाहते हैं। ऐसे में क्या इंडिया के साथ कोई खड़ेगा? आज इंडिया ना अमेरिका के साथ खड़ा हो सकता है, ना यूक्रेन के साथ, ना रशिया के साथ, वो चुपचाप बैठा है। कल को अगर ये सिचुएशन, ये सबको मालूम है अभी, कल को ये सिचुएशन इंडिया के साथ भी आ सकती है, तब ना अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होगा, ना रशिया इंडिया के साथ खड़ा होगा।
अब जब आप यूक्रेन की वीडियोस जो देख रहे हैं, उस वीडियोस की कल्पना कीजिए अगर भविष्य में ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। अब यूक्रेन की खबरें क्या है कि उन्होंने अपने आम नागरिकों को हथियार पहुंचा दिया, पकड़ा दिया भी, अब भैया तुम खुद लड़ो और मरो जीतो जो भी है। उनके राष्ट्रपति ने कहा भी मैं भी लड़ूंगा, लड़के मरूंगा, लेकिन हम हथियार मतलब हाथ खड़े नहीं करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे अपने देश को, मतलब लड़के मरेंगे लेकिन ऐसे झुक के नहीं मरेंगे। तो ये चीज़ है। अब ये इंटरनेशनल कूटनीति है कि नाटो देश में यूक्रेन शामिल होना चाहता था, नहीं होना चाहता था, क्योंकि अगर आप रशिया का बैकग्राउंड देखेंगे तो रशिया हर 6-7 साल बाद इस तरह से करता रहता है। और इंडिया के आपको माने, इंडिया में लगभग हज़ारों डॉक्टर्स हर साल यूक्रेन से बन के आते हैं, इंडिया में डिग्री करके आते हैं। मतलब क्या है कि इंडिया ऐसी पोजीशन में ना रशिया के साथ खड़ सकता है ना यूक्रेन के साथ। ये सिचुएशन जब इंडिया में आएगी और आ सकती है, जो हालात इंडिया में हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे। अब जरा हजूर महाराज जी के वचनों को याद कीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है। पहला, इंडिया में पिताजी ने बोला चाइना से सामान खरीदना बंद कर दो। ये एक बाकायदा भलाई कार्यों में चलाया गया। क्यों चलाया गया? इंडिया की बहुत सारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। ये फ़ोन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें ज़्यादातर फ़ोन चाइना से ही बनकर आते हैं। और इस फ़ोन की खासियत ये है कि एक स्टेज पे जब माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा भी, अगर चाइना चाहे तो जितने फ़ोन चाइना से बनकर निकले हैं वो एक साथ फ़ोन इंडिया में बंद करवा सकता है। मतलब आपका डिवाइस काम करना ही बंद कर देगा। सेकंड क्या है कि पिताजी ने दूसरा कहा भी हमें हर सत्संगी को या इंडिया के हर भारत के बच्चे को या जवान को मिलिट्री की ट्रेनिंग मैंडेटरी होनी चाहिए, कि मिलिट्री की ट्रेनिंग हर स्टूडेंट को, हर बच्चे, हर जवान को करवाई जाए। ये एक ज़रूरी काम होना चाहिए इंडिया में। ये पिताजी ने ये बात भी कही। तीसरा क्या है कि बहुत सारी चीज़ इंडिया इंपोर्ट करता है, जैसे तेल, डीजल, पेट्रोल जो आपको मिलता है, ये सारी चीज़ें इंडिया लेता है। बिजली बहुत सारी इंडिया में बनती है और बहुत सारी बिजली जो है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेड है। तो ये तेल बाहर से आता है, इंडिया में नहीं बनता है ये तेल। 85% तेल बाहर से ही आता है। ऐसे में पिताजी ने क्या कहा था भी, आपको नहीं पता तो आपको बताया भी, एक बार मुंबई के अंदर, मुंबई के आसपास जो बिजली का ग्रिड है, जो बिजली सप्लाई करने का ऑटोमेटिक सिस्टम है बहुत बड़े स्केल पे, उस ग्रिड के सिस्टम को ही किसी ने हैक कर लिया था। मतलब इंडिया की उस एक एरिया की बिजली काट दी सिस्टम, कंप्यूटर हैक करके। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर इतना ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसी जो समुद्र बंदरगाह होती हैं वहाँ पे भी एक बार ऐसे ही हुआ था। जो ऑटोमेटिक सिस्टम है ये शिप को लोड करने का, उसका सॉफ्टवेयर भी, मर्क्स कंपनी है जैसे, उसका सॉफ्टवेयर भी हैक कर लिया गया था भी, ताकि वो पूरी मशीनरी बंद कर दी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक है जिसे कभी भी हैक किया जा सकता है और हुई भी हैं छोटे स्केल पे। लेकिन कल को अगर इंडिया के साथ सिचुएशन होगी तो ऐसे भी तरीके हैं कि इंडिया की बिजली की सप्लाई काट दी जाए, इंडिया को तेल आना बंद हो जाए, इंपोर्ट बंद हो जाए, बहुत सारी चीज़ें बंद हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या है कि रातों रात कुछ नहीं हो सकता है। जैसे यूक्रेन में रातों रात हालात बदल नहीं सकते, रातों रात लोग ट्रेंड नहीं हो सकते, रातों रात लोग लड़के रशिया जैसे देश से जीत नहीं सकते, इसी तरह रातों रात इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस चीज़ की हर देश को तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इंडिया यूक्रेन के बाद सबसे पोटेंशियल का मतलब सबसे गंभीर तौर पे एक टारगेट बन सकता है चाइना और अमेरिका का। ऐसे में पिताजी क्या देखते थे? पिताजी देखते थे भी हम इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। हमारे देश में जो गांव है, गांव स्तर पे जो बिजली है वो खुद बने, गांव अपने लेवल पे अपनी बिजली, अपना पानी, अपना ईंधन मतलब गैस, अपना ईंधन, अपनी फसल, राशन पानी सब इंडिपेंडेंट तैयार करे, उसको बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत ना पड़े। इनफैक्ट जो ज़मीनों से उत्पाद हो वो विदेशों में जाए जड़ी बूटियों के तौर पे, और विदेशों में ऐसे देश हों जो इंडिया पे डिपेंडेड हों उन चीज़ों के लिए। क्योंकि कल को जब ऐसी सिचुएशन आती है जो आज यूक्रेन के साथ है, तो जो देश पे डिपेंडेड लोग होते हैं उन देशों को मजबूरन मदद के लिए आगे आना पड़ता है। ठीक इसी सिचुएशन को समझिए हजूर पिताजी किस लेवल पे ये चीज़ें सोच रहे थे।
और क्यों ये बातें वो प्रस्तुत करते थे, जबकि इसका तो रूहानियत से कोई लेना देना नहीं था। क्यों प्रस्तुत करते थे? क्योंकि पिताजी ने फिल्मों के माध्यम से, और वैसे भी क्योंकि संतों का कोई देश नहीं होता, संत सबके लिए सामान्य होते हैं, लेकिन समान होते हैं, लेकिन फिर भी पिताजी ने फिल्मों में भारत का झंडा उठाया, भारत का झंडा फहराया है, और ये वचन किए भी देश के दुश्मनों को, अंदर बाहर वालों को छाती के दम पे रोकेंगे, पहले रोकेंगे प्यार से, मानवता हथियार से, फिर भी ना रुके तो ठोकेंगे। अब जब आपको समझ में आए कि हमारी मैनेजमेंट कर क्या रही है, ये कोई समाज की दुश्मन नहीं है, ये इस देश की भी दुश्मन है। उन्होंने हजूर पिताजी को जेल भेज के समाज का नुकसान नहीं किया है। इस देश को अगले 10 साल बाद किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, और वो ज़रूरत एक रातों रात पूरी नहीं हो सकती, उसमें सालों साल की मेहनत चाहिए। उस चीज़ पे हजूर पिताजी काम कर रहे थे 2014-15 से ही, और इस तरह से काम कर रहे थे कि जब ये सिचुएशन आएगी और जब दुश्मन देश को पता है कि इनके पास ये सब चीज़ का बैकअप है, तो वो कभी हमला करने की सोचेगा ही नहीं। हम रोमांच नहीं है ये। अगर आज आप टीवी पे आपको यूक्रेन की लड़ाई दिखाई दे रही है, रशिया यूक्रेन की, ये कोई रोमांच नहीं है। हालांकि टीवी न्यूज़ चैनल वालों के लिए तो रोमांच है, वो बेच रहे हैं उस लड़ाई को, लोगों के इमोशंस को बेच रहे हैं सीधा सीधा टीवी पे। पर इसको आप बड़े स्केल पे सोचो। पिताजी कहाँ सोचते थे? भी आपके घर में आपकी अपनी बिजली हो, आपका अपना पानी है, अपनी फसल है, अपना सब कुछ है। ऐसे में जब कोई दुश्मन देश आपको बांध भी दे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना डिपेंडेंट हैं कि आप खुद ब खुद खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो कोई भी देश, कोई भी सेना आपसे लड़ने का दम नहीं रखती है। आज सुनने में बड़ा सिंपल अजीब लगता है, लेकिन जरा यूक्रेन की लोगों की मानसिकता से इसको देखना शुरू कीजिए। भी अचानक से आपके घर में सुबह 5 बजे उठें और अचानक से सायरन की आवाज़ सुनाई दे, और उसके बाद आपको कहा जाए भी आपके घर की जो बेसमेंट है या आसपास जो भी गहरी अंडरग्राउंड जगह है उसमें घुस जाओ, सारा सारा दिन, सारी सारी रात वहाँ घुसे रहो, वहाँ से बाहर ना निकलो, क्योंकि कुछ नहीं पता ऊपर से कब आके मिसाइल आपके ऊपर गिर जाएगी। मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन की अंडरग्राउंड पार्किंग में घुस जाओ जहाँ मेट्रो चलती हैं। ये क्यों है? ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ भी आ सकती है। आपको ये समझना है कि हजूर पिताजी संगत के थ्रू, क्योंकि उनका प्रभाव बहुत जगह था, उनकी एक आवाज़ पे लाखों लोग किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। ये बात मोदी को समझ आए ना आए, लेकिन दुनिया के दुश्मन देश, जो भारत के दुश्मन देश हैं, उनको समझ में आती है कि पिताजी का जो वजूद है इस देश के अंदर, वो इतना मजबूत है कि रातों रात इस देश की आर्मी को, इस देश की सेना को और इस देश की जनता को दोबारा खड़ा करने का दम हजूर पिताजी रखते हैं। गिरते हुए देश को संभालने का दम भी रखते हैं। और अगर इस आदमी का डेरा चलता रहा, मतलब उनके हिसाब से, तो हम कभी भी भारत के अंदर अपनी साजिशों को कामयाब नहीं कर सकते। तो बाकायदा अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए भी आप डेरा की मैनेजमेंट, ये सब जो है ये क्या है? आपको लगता है भी ये यहीं से ऑपरेट हो रहा है? पिताजी ने एक बार सत्संग में स्टेज से बोल दिया था, सत्संग में भी स्टेज से ये बात बोल दी थी, कहते बेटा हमें सब पता है कि तारें कहाँ से हिलती हैं, और उसमें एक देश का नाम लिया था दुबई। और सबको पता है कि इंडिया के अंदर जो ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार है वो दुबई से ही ऑपरेट होता है असल में। ये बात पिताजी ने सत्संग की स्टेज से बोली थी, हमें पता है दुबई से कहाँ से तारें हिलती हैं और तुम यहाँ क्या करते हो। तो सोचो, अगर डेरे में सत्संग में पिताजी संगत को सुना रहे थे, किसी देश के नेता को नहीं सुना रहे थे जो सत्संग में है ही नहीं है, जो सुन नहीं रहा है, जो सुन रहा है उसी को सुनाई जा रही थी ये बातें। अंदाज़ा लगाओ कि हम जो सोचने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ कि किस हद तक भी ये सब कुछ हो सकता है। और क्या है ना कि एक कमेंट आया था अभी, चलिए, क्या है कि कंप्यूटर पे प्रिंटर की कमांड देने से ये देश नहीं बचेगा। मतलब आप सोच रहे हैं भी कंप्यूटर पे बैठ के 4 कागज़ों को प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल देंगे और उस कागज़ को दिखा के बोलेंगे लो जी अब देश बचेगा। ऐसे देश नहीं बचेगा। देश मतलब ये क्यों हजूर पिताजी को देशभक्ति के गाने बनाने पड़ रहे थे, क्यों हजूर पिताजी को
देश के देशभक्ति को लेके इस तरह की चीज़ें संगत में सत्संगों में परोसनी पड़ रही थी। क्यों पिताजी बार बार कहते थे भी तिरंगे झंडों को हर घर पे, सत्संगी के हर घर पे तिरंगा झंडा लगा हो, ऐसे कानून का पता करो भी कौन सी कानूनी ज़रूरतें हैं जिसमें साथ संगत अपने घरों पे तिरंगे झंडे लगा सके। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी? ये सारी चीज़ें इसीलिए हो रही थी जो आज हमें समझने की ज़रूरत है। ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति है। और अगर आपको नहीं पता तो केजीबी जो एक संस्था है रशिया की खुफिया संस्था, ऐसी सीआईए जो यूरोप की खुफिया संस्था है, तो सीआईए और केजीबी का जो कोल्ड वार चला है और उस कोल्ड वार में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई है। उस कोल्ड वार के अंदर कितने पॉलिटिकल मर्डर हुए और कैसे देशों के बड़े बड़े नेताओं को मतलब साजिश के तहत फंसाया गया, सब कुछ किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। और इसलिए इस तरीके आपको सोचना पड़ेगा भी अगर हजूर पिताजी के साथ साजिश का होना और डेरा मैनेजमेंट का उसमें खुले तौर पे शामिल होना, मतलब ये सिर्फ पिताजी के साथ किया गया विद्रोह नहीं है, ये इस देश के साथ किया गया भी, इस देश के साथ की गई गद्दारी है, ये हमारे देश के साथ की गई गद्दारी है। ये कोई सिर्फ समाज के दुश्मन नहीं है, ये इस देश के भी दुश्मन हैं। और आपको अगर इनसे लड़ना है तो आप मान के चलिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं हम, ये लड़ाई इस देश के लिए भी लड़ी जा रही है पिताजी के साथ साथ भी। सीआईए यूरोप नहीं, अमेरिका की एजेंसी है। हाँ, मतलब ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो उस टाइम पे केजीबी और सीआईए के बीच में बड़ा कोल्ड वार चलता था। तो वेस्टर्न एजेंसीज को हम सीआईए बोलते थे उस टाइम। ये दोनों एजेंसी सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, वेस्टर्न की तरफ से सीआईए और ईस्टर्न की तरफ से केजीबी। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि कहाँ हैं। आज हम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए अभी तो इतना हमें समझ आ रहा है कि सरकार के पास ये मैसेज जा रहा है भी साथ संगत परेशान है, उदास है, भी उनको पैरोल पे फरलो पे आने के बावजूद हजूर पिताजी के दर्शन नहीं हुए। जब ये बातें सरकार तक पहुंच रही है तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? मैनेजमेंट क्या कर रही है? सरकार की चापलूसी में, मतलब उनको ये दिखाने के लिए नहीं जी हमारी संगत तो खुश है इसलिए हम आपको दिए जगा कर दिखाएंगे, जागो। दिए जागो जगाओ ठीक है, लेकिन ड्रोन से उसका वीडियो बना के, फोटो बना के मीडिया में सर्कुलेट करवा रहे हैं। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं को दिखाने के लिए है। अभी तक जो समझ में आता है कि जो ये खुशी मनाई जा रही है ये भाजपा का जो रहमो करम तथाकथित जो हुआ है वो जो रहमो करम है उसका आउटपुट है। देखो साथ संगत सरकार से कितनी खुश है। ये चीज़ सरकार को जताने के लिए आपको भेड़ बकरियों की तरह घुमाया जा रहा है। ये हमारे यहाँ भी नौटंकी आज चल रही है, आज अभी इस टाइम चल ही रही है पूरी नौटंकी, कोई नया काम नहीं है। तो ये नेजिया में कल चल रही, कल्याण नगर आसपास जितने भी ब्लॉक हैं सभी जगह चल रही है ये नौटंकी, कोई नई बात नहीं है और कुछ नहीं है। और सब कुछ पैसे का ऐंठने का मसला है। एक जगह तो ये बोल दिया अभी राजस्थानी ड्रेस पहन के सब कुछ करना है। ये थीम वेडिंग आपने सुना होगा, ये थीम जागो निकाली जाएगी और उसमें राजस्थानी ड्रेस पहननी है और राजस्थानी ड्रेस डेरा से आपको 250 रुपये किराए पे मिलेगी। मतलब आपको किराए पे डेरा से लेनी है। अगर वैसे ही पैसा मांग लो आपको पैसा चाहिए। ये सारा नौटंकी करके करना क्या चाह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मोटे तौर पे आपको समझना है कि दुनिया कितने बड़े संताप से गुजर रही है, लोगों के अंदर कितनी संवेदनाएं हैं यूक्रेन के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ हाँ मतलब दुनिया को दिख रही है। अब आप उस दुख को महसूस करें और सोचें भी लोगों पे क्या बीत रही है और लोगों को एक ऐसे मसीहा की या ऐसे संत की ज़रूरत है जो समाज को जोड़ना जानता हो, तोड़ना नहीं। भारत इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो सबसे ज़्यादा विचारों में मतभेद भी भारत में ही होते हैं। और ऐसे में अगर मतभेद के ऊपर जिस प्रकार रूस ने यूक्रेन के साथ सलूक किया है, कल को भारत के साथ अगर कोई देश सलूक करने लगे तो आप और हम कहाँ जाएंगे, कब तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे? ये चीज़ें सिर्फ डेरा से जुड़ी नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जो समाज को जोड़ रहा हो। हर लीडर इस टाइम समाज को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, अपने अपने गुट बना के अपने अपने जरिए तरीके से आगे बढ़ रहा है। कोई समाज में प्रेम का प्रसार नहीं कर रहा है। और जब ज़रूरत पड़ेगी तब ना तो ये समाज रातों रात एक हो जाएगा, ना ये देश एकजुट हो जाएगा, और ना ही रातों रात कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग ले लेगा, और ना ही रातों रात दुश्मन से लड़ने के लिए आपके पास हर तरह की चीज़ आ जाएगी। और जब क्राइसिस आएगा
तो ये हम नहीं, ये तो परमपिता जी के भजन में भी लिखा है। परमपिता जी के सामने एक सत ब्रह्मचारी ने भजन सुनाया था, वो भजन आपके पास है, वो पढ़ते रहते हैं। ए जी जगत में आएगा तूफान, कौन बचेगा कौन मरेगा, ये जाने भगवान, नाम जपेगा सो बचेगा, कह रहे शासत नाम। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है कि आप सोचें भी नहीं जी, ये जैसे एक वो गुजरात का आता था, अभी पता नहीं कौन से मंदिर की, सोचते रहे भी ये मंदिर कुछ करके दिखाएगा, चमत्कार करेगा। कर्म तो करना ही पड़ता है, मंदिर ने कुछ नहीं किया। अब आप सोचें भी कंप्यूटर पे कमांड दे के प्रिंट निकाल के 4 ग्रंथ प्रिंट निकाल के ग्रंथ आगे कर देंगे, ले जी मिसाइल रोक, तो नहीं रुकेगी। मिसाइल रोकने के लिए आपको वही काम करना पड़ेगा जो मिसाइल को रोकने के लिए करना चाहिए। तो क्या है कि सिर्फ मेरे हैं, बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, वो आपको बोलेंगे ना जी हमारा तो भैया ये मंत्र मारेंगे न्यूक्लियर बम भी गायब हो जाएगा। जैसे आप टीवी पे सुनते ही हैं, गोबर लेप लेने से न्यूक्लियर वेपन का असर नहीं होता। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नौटंकी हैं, 2-4 अपने कमेंट्स में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आप समझना चाहिए आपको भी, कैसे आपको समझना है, क्योंकि ये छोटे स्केल पे नहीं है। अब किसी को मतलब पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, पर आप ये समझिए कि जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष आप बहुत बड़े स्केल पे जाएगा और अच्छे लोग समझ रहे हैं। अब अनपढ़ बेवकूफ़ लोगों को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि क्या है उनको पता कुछ नहीं है, अपना घर संभलता नहीं। सुबह उठ के दारू पियेंगे, शाम को चिट्टा लेंगे, रात को सो जाएंगे और सुबह उठ के बोलेंगे हमारे जैसा भगत आदमी कोई नहीं, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है, हम एक सयाने हैं। तो क्या है, जैसे अमली होते हैं ना, अमलियों के लिए होता है भी हाँ हम ही सब कुछ, हम ही हैं, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, अनजान है। तो ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़रूरत नहीं है हमें उन लोगों की जो गुरु के कष्ट को सेलिब्रेट करते हों, जो संतों के निंदा को के कारण बनते हों, और जो हजूर महाराज जी को आदि इंसान भी ना समझते हों, और जो किस तरह सात संगत को बेच बेच के अपने बच्चों के पेट भरते हों। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। हमें ज़रूरत नहीं है ऐसी मूर्ख तथा कथित साध संगत की, जो आज हजूर पिताजी के मतलब कष्ट को, तकलीफ को देखते हुए उसे देसी घी के दिए जला के सेलिब्रेट कर रही है। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, हमें ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे लोग समझदार हैं जो गैर सत्संगी हैं, और बहुत अच्छे ऑफिसर भी हैं, बड़े बड़े स्केल पे अफसर हैं, जो अब ये चीज़ हजूर महाराज जी के बारे में पढ़ने लगे हैं, जानने लगे हैं वे किस हद तक हजूर महाराज जी सोच रहे थे। और वो इस दृष्टि से भी देखने लगे हैं भी राकेश दृढ़बा जैसे लोग कैसे डेरा को इस्तेमाल करके अपनी क्राइम की दुनिया बसाए बैठे हैं, अपराध की दुनिया। और ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ समाज को नहीं, डेरा को नहीं, संगत को नहीं, इवन पूरे देश के खिलाफ चल रही है। और उस दुनिया का हिस्सा बनने से बेटर है हम उस दुनिया में चले जो हुजूर पिताजी हमें जहाँ ले जाना चाहते थे। कहते थे भी आप कुछ ऐसा करो भी दुनिया आपके पद चिन्हों पर चले। तो कल को दुनिया इतिहास जब डेरा सच्चा सौदा का लिखा जाएगा तो आप क्या कहेंगे भी संतों के ऊपर जब अत्याचार हो रहा था तो संतों की संगत नाच गा के खुशी मनाती थी। ये पद चिन्ह छोड़ के जाएंगे हम समाज के लिए आने वाले टाइम में, ये इतिहास बनेगा हमारा? नहीं, ये सब नौटंकी है। और संतों का मजाक बनाने वालों का एक दिन खुद मजाक बनता है। और मजाक अभी तो सिर्फ एक न्यूज़ आई है तो बौखला गए, बलबुला गए। जो 2 प्रवक्ता बनाए थे वो रातों रात उड़ गए, गायब हो गए। वो समझ नहीं आया अभी अब जवाब क्या दें। बस ठीक है, नाम रख दिया, उसके बदले में पैसे मिले होंगे, 2-4 हनीप्रीत की गाड़ी में चक्कर काट लिए होंगे, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। और बाकी क्या है, वचन तो कोई मानता ही नहीं है 3 परहेज, तो उसके अलावा तो जो मर्जी करते रहो। तो खैर ये चीज़ चलती रहेगी। ये मसला क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है जो आज का टॉपिक था, और ये इसीलिए रखा था भी जो थोड़े टेक्निकल लोग हैं, जो दूरदर्शी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति समझते हैं, जो इस यूक्रेन रूस के युद्ध को भारत की सिचुएशन के हिसाब से देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हजूर महाराज जी किस स्तर पे ये चीज़ें सोचते थे और किस स्तर पे ये चीज़ें करना चाहते थे और कर भी रहे थे, अपनी फिल्मों के ज़रिए परोस रहे थे, जैसे भी परोस रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आपको जब समझ आएंगी तो आप शायद दुनिया को कभी समझा पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, और इतनी जल्दी किसी भी बात को लेके एकदम से नैरेटिव ना बनाया करें। अभी क्या है, मीडिया में एक चीज़ चल रही है, अभी नाटो देश थे जी, नाटो देश यूक्रेन लाइसेंस लेना चाहता था, उसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन वो रशिया बनने देना नहीं चाहता था।
दूसरा, अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बोला भी कोई भी एक लीडर होता है वो एक सोच के साथ चलता है, और अगर आप व्लादिमीर पुतिन का इतिहास पढ़ेंगे तो वो केजीबी के एक एजेंट थे, और जिस टाइम वो एजेंट थे उस टाइम रशिया के टुकड़े होके कई देश बन गए थे। ये चीज हुई थी जब कोल्ड वार के दौरान, लेकिन व्लादिमीर पुतिन देश के वफादार होने के नाते उन सारे देशों को वापस पाने की कोशिश अपने पूरे करियर में करते रहे हैं, और धीरे धीरे जो हर 5-7 साल बाद रशिया इस तरह की एक्टिविटी दिखाता है, ये सारी एक्टिविटी एक्चुअल में उन देशों को वापस रशिया के साथ जोड़ लेने की एक्टिविटी है। इसे आप ये मत समझिए कि ये नाटो नोटो जो भी है या मीडिया दिखा रहा है, आप इसे इस तरह से सोचिए भी कोई भी एक देश का लीडर, बड़ा लीडर जब दुनिया का होता है, उसके माइंड में एक सोच चलती है। और अगर आप यूक्रेन के राष्ट्रपति का भाषण सुनते हैं तो उनकी जो दलेरी दिखाई जा रही है मीडिया में, उसको समझिए कि वो कह रहे हैं भी छाती पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। उनका भी इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। हिटलर को मारने के लिए जिस यहूदी बटालियन ने लास्ट में लड़ाई लड़ी, आखिरी लड़ाई, उस लड़ाई के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति के दादा भी थे। उस लड़ाई में जो यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनके दादा ने वो लड़ाई लड़ी थी जिसमें हिटलर को हराया गया था, और आज उन्हीं का पोता यूक्रेन का राष्ट्रपति है जो उसी तरह की लड़ाई को अब लड़ रहा है। और शहीद होना उसे मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। अपने देश के लिए लोग लड़ रहे हैं, लड़ना सीख रहे हैं, और क्योंकि गुरु तो देश से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वो तो पूरे समाज सृष्टि का होता है, संत होता है। उनके हक में अगर आप खड़ते हैं तो आप समझिए कि ये चीज़ें कुछ छोटी नहीं है। जब इतिहास बनता है, संतों को यही दिखाना होता है, अभी संगत मेरे लिए खड़ती है, वो एक कदम आपका लाख कदम बना देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ साथ संगत को मजबूत नहीं करेंगे, वो इस देश को भी मजबूत करेंगे। दुनिया को अध्यात्म नहीं समझ आता है, उनको छोड़ दो। जिसको रूहानियत की ABC नहीं पता है, उनको छोड़ दो। उनको ज़रूरत ही नहीं है अभी जो सुबह शाम जिन्होंने नशे में धुत रहना है, उनको छोड़ दो। आप उस दिशा में सोचिए जहां दुनिया सोच रही है। हम हमेशा ये सोचते रहते भी ऐसा क्या करेंगे पिताजी भी संगत के पद चिन्हों पे दुनिया चलेगी, ऐसा संगत क्या करेगी। सोचते थे भी संगत तो नाम जपना, सेवा करना, तो ऐसा कौन सा पद चिन्ह है। लेकिन अब आज जब दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति उलझा रही है, डरा रही है, लड़ाइयाँ, ऐसी लड़ाई के बीच में समाज को जोड़ने का जो संदेश है और अपने देश को इस कदर मजबूत करने का संदेश है कि जिससे इस दुनिया में लड़ाई झगड़ा खत्म हो, तो उस दिशा में अगर संगत काम करेगी तो क्यों नहीं लोग संगत के पद चिन्हों पे चलेंगे। और नाम किसका होगा, हजूर महाराज जी का, और संत की महिमा होगी तो उसका फल क्या हमें नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। तो इस दिशा में सोचा कीजिए, दूरदृष्टि रखिए, जानिए हजूर पिताजी कितनी दूर तक की सोच रखते हैं। और आगे हो सकता है साथ संगत को इसी मानसिकता के लिए वो तैयार कर रहे हों धीरे धीरे कि जब इतनी दूरदर्शी सोच रखोगे तभी आप हजूर पिताजी के सपनों की दुनिया या सपनों का संसार, जिसमें पिताजी ने बोला कि हम इस पूरी दुनिया में प्रेम की गंगा बहाना चाहते हैं और सचखंड का नमूना बनाना चाहते हैं इसे, तो इस दिशा में तब आप सोच पाएंगे भी कैसे ये सब कुछ होगा। और आज दुनिया जो सोच रही है उनके पास जो सोल्यूशन नहीं है इस हल का भी, अगर रशिया कल को आज ये कर रहा है तो कल को चाइना और पाकिस्तान मिलके इंडिया के साथ ये करेंगे तो बाकी देश क्या करेंगे। और जब यही हालात यूरोप और अमेरिका के साथ बीतेंगे तब ईस्टर्न कंट्रीज में भी कोई उसकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि क्यों हजूर पिताजी इन चीज़ों पे भी काम बराबर कर रहे थे और समाज को इस दिशा की ओर भी, संगत को भी इस दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश में थे। ये चीज़ें छोड़ दीजिए आप, दिए जगाना, जागो निकालना, ये सब नाटक ढोंग ढकोसले करने से कुछ नहीं होने वाला है। होना क्या है, संतों के वचन मानिए, हुक्म में चलिए। हुक्म जो था हजूर पिताजी ने बताया तो उस पे चलिए, वो जो वचन है उन वचनों को सुनते रहिए, बार बार आपको समझ में आएगा भी क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो खैर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट्स लिख रहे हैं जिनके बच्चे, परिवार के लोग, ब्लॉक की संगत के या ब्लॉक के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तो आपको याद दिलाएं कि 26 जनवरी 2001 को भंडारे से अगली सुबह जब गुजरात में भूकंप आया तो बहुत सारे लोग मारे जाने की घटना आई। तो हजूर पिताजी ने नारा लगवाया था साथ संगत से
कि उनके कल्याण, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए नारा लगाया जाए। दूसरा, ऐसे ही जब जब ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड में, दुनिया में आती है तो हजूर पिताजी अक्सर संगत से नारा लगवाया करते थे। तो हजूर पिताजी को साक्षी मानकर, क्योंकि हजूर पिताजी मान लेते हैं हम सब, क्योंकि इतने पिताजी कहते हैं जहाँ सात संगत इकट्ठी होती है सतगुरु आप विराजमान होते हैं। तो हम 300 लोग इकट्ठे हैं तो समझ लीजिए सतगुरु आप विराजमान होंगे किसी रूप में भी हम सब में। तो हम हजूर पिताजी को साक्षी मानकर सब ने अरदास करते हुए, हजूर पिताजी ने एक अरदास भी बनाई है, पहले हम वो अरदास बोल लेते हैं इस मसले पे। अरदास करके फिर हम आगे नारा लगाएंगे। तो अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, सब आपस में प्रेम से रहें, जितनी भी बुराइयां हैं, ठगी बेईमानी है, सब खत्म हो जाए। तो सभी ने हजूर महाराज जी को साक्षी मानकर हजूर महाराज जी के चरणों में अरदास करते हुए रशिया, यूक्रेन, जो भी लोग पीड़ित हैं, जो भी लोग समाज में, दुनिया में अमन शांति चाहते हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए, और जो लोग इस कष्ट को निर्दोष होते हुए भी झेल रहे हैं उन सबको इस कष्ट सहने की शक्ति दे, और ज़्यादा से जल्दी समाज में शांति हो, देशों में, दुनिया में अमन शांति बरकरार रहे। तो ये अरदास करते हैं हम सब ने हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम ये सोचते हैं कि चलो हमारा ये प्रोग्राम भी कभी हजूर पिताजी तक पहुँचेगा तो हजूर महाराज जी सात संगत की गलतियाँ माफ़ करें और उनके बीच में वापस जल्दी आएँ। तो इस सोच के लिए, इस प्रार्थना के साथ हम हजूर पिताजी के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिर में अरदास लगाएंगे, हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसे ही रहमत बख्श और सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।